हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे CSCS का। प्रॉब्लम का नाम है ग्रे कोड। ठीक है, प्रॉब्लम का लिंक जो है हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तुम वहां से जा करके प्रॉब्लम को रीड कर सकते हो। तो आओ देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है एज एन इनपुट और हमें क्या आउटपुट देना है। तो ठीक है, तो पहले समझते हैं भाई इनपुट आउटपुट क्या है। तो देखो, इनपुट में हमें एक n इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, n इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है। n जो है हमारा मैक्सिमम 16 तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 से 16 तक का इसका रेंज रहेगा। ठीक है भाई, और इसमें हमें आउटपुट में क्या जनरेट करना है ना, आउटपुट में हमें 2 to the power n बिट स्ट्रिंग जनरेट करना है। ठीक है, 2 to the power n बिट स्ट्रिंग जनरेट करना है, और इस बिट स्ट्रिंग में एक खासियत होना चाहिए कि दो कॉन्जिक्यूटिव बिट स्ट्रिंग, सपोज करो ये एक बिट स्ट्रिंग है, ये एक बिट स्ट्रिंग है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव बिट स्ट्रिंग के बीच में केवल एक बिट ही डिफर करना चाहिए और बाकी सारा बिट सेम रहना चाहिए। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का आउटपुट जो हमें देना है। और इसी को हम, जो ये 2 to the power n बिट स्ट्रिंग निकाल रहे हैं, इसी को हम लोग ग्रे कोड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये था इनपुट और आउटपुट। अब हो सकता है तुम्हें नहीं समझ आया होगा, तो आओ एक एग्जांपल से इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कि n का लेंथ जो है हमारा 1 है। ठीक है, n हमें 1 दिया हुआ है, तो हमें 1 लेंथ स्ट्रिंग का सारा ग्रे कोड जनरेट करना है। ठीक है, तो हम जैसा कि देखें 1 लेंथ के लिए टोटल कितना ग्रे कोड में वैल्यू आएगा, 2 to the power n। ठीक है, इतना बिट स्ट्रिंग पॉसिबल है। अब वो कौन कौन सा होगा, तो देखो 0 और 1। अब यहाँ तुम चेक करो, ये दोनों एक एक लेंथ का है, तो n का वैल्यू 1 था तो एक एक लेंथ का हो गया। और ये टोटल इन दोनों का काउंट कितना हुआ, 2 to the power 1। तो देखो ये भी फुलफिल कर गया। और जो थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रे कोड होने के लिए, वो है कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव, जैसे ये 0 1 कॉन्जिक्यूटिव है, सक्सेसिव है, तो इनमें केवल एक ही बिट का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो ये खुद ही एक ही बिट है और इनके एक बिट में डिफरेंस है। तो हम कहेंगे कि ये मेरा जो है n = 1 के लिए ग्रे कोड जनरेट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, n = 2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो अगर n हमारा 2 है, तो टोटल हमारा 2 to the power 2 यानी कि 4 बिट स्ट्रिंग्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या क्या होगा बिट स्ट्रिंग, तो देखो सबसे पहला 0 0, दूसरा 0 1, ठीक है, तीसरा 1 1, और चौथा 1 0। अब तुम इसमें चेक करो, ये दोनों सक्सेसिव हैं, इन दोनों में बिट का डिफरेंस तुम चेक करो, तो देखो केवल एक ही बिट डिफर कर रहा है, और वो है ये इस पोजीशन वाला बिट 0 है, यहाँ यहाँ 1 है, और बाकी सेम है। ठीक है, उसी तरह इन दोनों सक्सेसिव को चेक करो, इसमें केवल ये वाला बिट चेंज कर रहा है। उसी तरह से तुम जो है इन दोनों को चेक करो, केवल ये वाला बिट जो है, इस वाले पोजीशन का बिट जो है चेंज कर रहा है। तो ये मेरा जो है n = 2 के लिए आउटपुट हो गया। अब सवाल ये है कि हम ये आउटपुट जनरेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक क्या है भाई, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बताते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, और फिर लास्ट में मैं तुम्हें इसका इंट्यूशन बताऊंगा कि ये क्यों इस तरह से करने से वर्क करेगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहो, ये मेरी गारंटी है कि तुम्हें क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ठीक है, n = 1 के लिए, यानी कि 1 लेंथ स्ट्रिंग के लिए मेरा ग्रे कोड क्या जनरेट हुआ था, तो एक 0 और दूसरा 1। अब देखो n = 2 के लिए जो हम ग्रे कोड जनरेट करेंगे ना, वो n = 1 की मदद से हम निकाल सकते हैं। कैसे, ठीक है, तो n = 1 में जो भी जनरेट हुआ था उसको पहले एज इट इज लिख लो, 0 1। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या करो, अब ये मुझे पता है कि n = 2 के लिए जो मेरा ग्रे कोड जनरेट होगा, वो n = 1 के लिए, यानी कि इससे एक जस्ट पीछे वाले के डबल होगा। यानी कि यहाँ पर मेरा 2 आया है, तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा, 4 वैल्यू आएगा। ये हम श्योर है। ठीक है, तो एक सेकंड इसे अरेंज कर लेते हैं। हाँ,
तब वो 4 वैल्यू कैसे बनेगा? तो पहले तो मैंने क्या बोला कि जो n इक्वल टू 1 के लिए उसको एज इट इज लिख लो 0 1। अब क्या करो, इसको रिवर्स करके लिखो, तो 1 0। ठीक है, अब तुम क्या करो, ये n इक्वल टू 2 में टोटल वैल्यू कितना हो गया 4। तो फर्स्ट हाफ के लिए यानी कि इस दो वैल्यू के लिए, ऊपर वाले दो वैल्यू के लिए आगे 0 अपेंड कर लो। ठीक है, और सेकंड हाफ के लिए क्या करो तुम, 1 अपेंड कर लो। तो ये देख लो, ये तुम्हारा ग्रे कोड जनरेट हो गया n इक्वल टू 2 के लिए। अब उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे अभी हम ये वर्क कैसे कर रहा है ये। फिर हम थोड़ी देर में इसका इंट्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो n इक्वल टू 3 के लिए एक बार इसी तरह से निकालते हैं। तो n इक्वल टू 3 को निकालने के लिए n इक्वल टू 2 का हेल्प लिया जाएगा। और कैसे हम करेंगे, तो पहले जो भी वैल्यू है n इक्वल टू 2 में उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो 0 0 0 1। ठीक है, फिर ये वैल्यू 1 1, फिर ये वैल्यू लास्ट वाला 1 0। अब इसको रिवर्स करके हम लिखेंगे। तो रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले ये वाला वैल्यू लिखा जाएगा 1 0, फिर ये वाला वैल्यू आएगा 1 1, फिर 0 1 आएगा, फिर 0 0 आएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, अब उसी तरह से अब यहाँ टोटल कितना वैल्यू हो गया, 8 वैल्यू हुआ। यानी कि प्रीवियस में अगर 4 था तो इसका डबल हुआ वैल्यू 8। तो अब उसी तरह 8 है, तो फर्स्ट हाफ को पहले देखो। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ यहाँ से ब्रेक कर लिया हम। फर्स्ट हाफ के आगे में 0 लगा दो। ठीक है, 0 ऐड हो गया, और सेकंड हाफ में 1 लगा दो। तो ये देखो, ये ग्रे कोड जनरेट हो गया। अब कैसे ग्रे कोड जनरेट हुआ, तो चेक करना चालू करो सक्सेसिव बिट स्ट्रिंग्स को। यहाँ पे केवल एक ही बिट पोजीशन पे ये बिट जो है डिफर कर रहा है। ठीक है, तुम्हें क्लियरली दिख रहा है ये 0 और 1। उसी तरह इसको चेक करो, इसमें भी मेरा केवल मिडिल वाले पोजीशन के लिए बिट चेंज कर रहा है। इसको चेंज करो, लास्ट वाले पोजीशन के लिए चेंज कर रहा है। इसको चेंज करो, फर्स्ट वाले पोजीशन पे चेंज कर रहा है। इसको चेंज करो, चेक करो, लास्ट वाले पोजीशन पे चेंज कर रहा है। उसी तरह इसको देखो, बीच वाले पोजीशन पे चेंज हो रहा है। इसको देखो, लास्ट वाले पोजीशन पे चेंज हो रहा है। तो ये मेरा एक करेक्ट ग्रे कोड है n इक्वल टू 3 के लिए। तो आई होप कि तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि हम आउटपुट कैसे जनरेट करेंगे। अब सवाल ये है कि इसके पीछे का इंट्यूशन क्या है, ये वर्क क्यों कर रहा है। अब सवाल यही है कि ये वर्क क्यों कर रहा है ये सॉल्यूशन। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं अब। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है समझते हैं कि क्यों ये वर्क कर रहा है। और इसको समझने के लिए हम n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 के केस से समझेंगे, ताकि तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यानी कि अब हम इसका इंट्यूशन देख रहे हैं कि ये वर्क क्यों कर रहा है। ठीक है, तो देखो n इक्वल टू 2 में हमारा क्या आया था आउटपुट, हमारा आउटपुट आया था, ये आउटपुट आया था हमारा। ठीक है, और n इक्वल टू 3 के लिए हमारा क्या आउटपुट आया था, तो एक बार इसे भी हम लिख लेते हैं जल्दी से। ये 0 बार बार इधर आ जा रहा है, इसे थोड़ा सा हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, और आगे में यहाँ पे फर्स्ट हाफ के लिए 0 लग रहा था, और सेकंड हाफ के लिए 1 लग रहा था। अब तुम गौर करना, ये सॉल्यूशन क्यों वर्क कर रहा है इस चीज को तुम समझो। n इक्वल टू 2 का यूज करके हम n इक्वल टू 3 का आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, इतना हमें पता है। अब n इक्वल टू 2 का जो आंसर निकला होगा, यानी कि ये जो सारे बिट्स हैं, बिट स्ट्रिंग्स हैं, ये अपने आप में ही ग्रे कोड बने हुए हैं। कोई भी दो को चेक करो तुम, ये दोनों को चेक करो, ये अपने आप में एक बिट ऑलरेडी डिफर कर चुका है। इसमें चेक करो, ये ऑलरेडी डिफर है, ये ऑलरेडी डिफर है। तो जब हम n इक्वल टू 2 का यूज करेंगे n इक्वल टू 3 में, तो जरा ध्यान से तुम देखना, ये वाला जो यहाँ तक फर्स्ट हाफ है, ये अपने आप में ही ग्रे कोड बना रहा है। ठीक है, यानी कि ये बिट अपने आप में कोई ना कोई एक पोजीशन पे डिफर कर चुका है, क्योंकि ये n इक्वल टू 2 से मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, इतना बात तुम्हें समझ में आ गया। तो अगर ये बिट अगर अपने आप में ऑलरेडी डिफर कर चुका है, तो जब हम एक एडिशनल बिट लगाएंगे n इक्वल टू 3 का मतलब है कि एक बिट बिट और बढ़ेगा। तो वो जो एडिशनल बिट लगाएंगे वो सबके लिए सेम होगा। तो देखो, सबके लिए सेम हम रख दिए, पहला चीज। ठीक है, अब दूसरा चीज तुमको समझना है क्या, ये दोनों पोजीशन को देखो, ये जो हमेशा मिडिल वाला पार्ट है ना, ये हमेशा बराबर रहेगा। और ये बराबर क्यों रहा, क्योंकि हमने इसको रिवर्स करके लास्ट में अपेंड किया है।
अब इस रिवर्स करने के पीछे का क्या मकसद था? ये मकसद ये था कि ये दोनों देखो बराबर हो गया। अब जब ये दोनों बराबर हो गया ना, तो यानी कि 10 और 10 में अभी तक जो है मेरा एक भी बिट डिफर नहीं किया है। इसी कारण जब हम यहाँ फर्स्ट हाफ में 0 लगा रहे थे और सेकंड हाफ में 1 लगा रहे थे, तो ये 0 1 के चेंज होने से, ये 0 1 के चेंज होने से इस वाले टोटल को अगर तुम देखोगे तो ये सक्सेसिव ग्रे कोड बन पाया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ तक तो तुम्हें बात समझ में आ गया कि 0 हम क्यों लगाएं ये 4 वैल्यू में। इसलिए लगाएं क्योंकि ये ऑलरेडी जो मेरा 4 वैल्यू था जो कि n = 2 से हमने उठाया था, ये ऑलरेडी ग्रे कोड में है। तो अगर ये ऑलरेडी ग्रे कोड है तो जो थर्ड बिट लगाएंगे वो सेम रहेगा सबके लिए। ठीक है भाई, नॉर्मल सा बात है। अब मेन सवाल ये होता है कि फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको रिवर्स किया और रिवर्स करके मैंने यहाँ पे इसे फिर से अपेंड किया। अब इस रिवर्स करने के पीछे का मकसद क्या है हमारा? अब देखो, इस रिवर्स करने के पीछे का ये मकसद है कि ये वाला वैल्यू जो मिडिल वैल्यू है ये दोनों बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गया तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि जब हम फर्स्ट हाफ में 0 और सेकंड हाफ में 1 ले रहे थे, तो ये दोनों बिट डिफर कर रहा था। तो ये डिफर कर रहा था और ये डिफर करने के बाद भी जो है मेरा वर्क किया। क्यों? क्योंकि यहाँ इससे पहले तक में मेरा ग्रे कोड नहीं जनरेट हुआ था, यानी कि वो एक बिट डिफर नहीं हुआ था क्योंकि दोनों वैल्यू सेम था। तो ये डिफर जब मैंने ये 0 से 1 में ट्रांजिशन किया तब जा करके ये ग्रे कोड बना। तो यानी कि इस इंट्यूशन के पीछे का यही मकसद था रिवर्स करने का, और चाहे जो भी हमने इसमें किया, ताकि मिडिल वैल्यू मेरा सेम हो जाए और जब हम 0 से 1 में ट्रांजिशन करें तो ये ग्रे कोड का काम करे। समझ रहे हो? ये वो बिट रहना चाहिए जो कि डिफर करे, क्योंकि ये बिट जो है ऑलरेडी सेम था। तो इस कारण ये इंट्यूशन बना। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा जो मैंने तुम्हें बताया। तो अब हम चलते हैं, इसे कोड करते हैं और फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे हम। तो लेट्स मूव ऑन टू द वीएस कोड। ठीक है, तो ये मैंने पहले से इनपुट आउटपुट सेट करके रखा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? इंटीजर जो है एज एन इनपुट लेना था, ले लिए हम। ठीक है, अब तुम चेक करो n = 1 के लिए हमारा आंसर क्या था। हम एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं। एक आंसर वेक्टर हम बना लिए। अब तुम चेक करो कि n = 1 के लिए, n = 1 के लिए हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर था 0, 1। यही था हमारा आंसर। तो हम क्या करेंगे ना, इनिशियली n = 1 का आंसर इस आंसर वाले वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। 0 आ गया और दूसरा मेरा क्या आ जाएगा? इसको हमें क्या करना होगा ना, इसको हमें एज ए स्ट्रिंग लेना होगा ताकि हम जनरेट कर पाए। तो ये 0 आ गया। उसी तरह से जो है हम 1 को ले लेंगे। तो ये क्या है? ये मेरा n = 1 का आंसर है। अब जब n = 1 का आंसर पता था हमें, तो हम n = 2 का आंसर अपना जनरेट कर रहे थे। हमने यही देखा है लॉजिक में। तो अब हम लूप लगाएंगे 2 से। 2 से तब तक चलेंगे, कब तक चलेंगे? जब तक n तक चलना है हमें। ठीक है, तो हम हर एक एक वैल्यू के लिए चलेंगे। ठीक है, तो अब जो i = 2, यानी कि जो 2 का आंसर होगा वो 1 के आंसर से निकलेगा। तो हम एक इसी आंसर वेक्टर को जो है अपडेट कर देंगे। ठीक है, एक फंक्शन हम यहाँ लिख देंगे ग्रे कोड। ठीक है, इस फंक्शन में हमारा क्या जाएगा? यही आंसर वेक्टर जाएगा। अब देखो इस लाइन में हमने क्या किया है, इसको तुम चेक करो i = 2 की वैल्यू से। i = 2 पे क्या होगा? हमने एक फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, और इस फंक्शन में क्या हमने भेजा है? आंसर को भेजा है। तो i = 2 पे इस i = 2 वाले पॉइंट पे आंसर क्या कंटेन करके रखेगा? यही कंटेन करके रखेगा, 0 और 1। तो ये वाला आंसर जो है इस वाले फंक्शन में हमने पास किया है। ठीक है, और यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा उससे हम इस आंसर को अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बार, ये ग्रे कोड वाला फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रे कोड वाला फंक्शन एक वेक्टर देगा, वेक्टर स्ट्रिंग देगा ये। ठीक है, वेक्टर स्ट्रिंग देगा और ये फंक्शन हो गया हमारा। और इसमें एज एन इनपुट भी हमें पैरामीटर भी हमें क्या मिला है? एक वेक्टर ही मिला। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते थे? अब आओ यहाँ पर वन नोट में चेक करो। हम्म
इसे चेक करो अब। जो हमने यहाँ बताया है उसी के अनुसार हम कोड भी कर रहे हैं, कुछ तुम्हें रटना नहीं है कभी भी। ठीक है, अब देखो n इक्वल टू 2 से जब हम n इक्वल टू 3 निकाल रहे थे तो क्या किए थे, n इक्वल टू 2 का ये इतना वेक्टर तो था ही। फिर हम क्या किए, फिर हम रिवर्स करके, फिर हम यहाँ से देखो n इक्वल टू 3 जब निकाले थे तो n इक्वल टू 2 वाले वेक्टर को रिवर्स करके फिर यूज किए नीचे वाले के लिए, तो यानी कि हम एक रिवर्स वेक्टर बना लेंगे। ठीक है, तो एक रिवर्स, यहाँ पे एक रिवर्स वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर स्ट्रिंग रिवर्स इक्वल टू आंसर पहले स्टोर कर लेते हैं, अब इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एक रिवर्स वेक्टर भी बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करते थे, अब जो ये हमारा ओरिजिनल था n इक्वल टू 3 के लिए जब हम चेक कर रहे थे तो n इक्वल टू 2 पे जो आंसर आया था उसके आगे हम क्या अपेंड कर रहे थे, 0। ठीक है, और जो रिवर्स वाला था उसके आगे क्या अपेंड कर रहे थे, 1। और दोनों को कंबाइन करके मेरा क्या मिल रहा था, इस पर्टिकुलर, जो भी मेरा पर्टिकुलर n है उसका वैल्यू मिल रहा था, मतलब उसके लिए बिट स्ट्रिंग जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो एक वेक्टर हम फाइनल रख लेते हैं जो कि तुम्हारा रिजल्ट को स्टोर करेगा रिजल्ट के नाम से। ठीक है, अब हम ट्रैवर्स करेंगे अपने वेक्टर्स पे। ठीक है, तो इंट आई आंसर। ठीक है, पहले हम आंसर पे चलेंगे। अब ये जो भी वैल्यू आएगा वो रिजल्ट में हमने हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, तो आगे 0 अपेंड करेंगे प्लस जो ये वैल्यू है आई। यही चीज हम यहाँ कर रहे थे, ये देखो तुम यहाँ पर तुम चेक करो, ये वाला देखो, इतना को चेक करो, ये जो वैल्यू रहता था वो इंड पे आता था और आगे 0, तो 0 प्लस ये जो वैल्यू है वही अपेंड कर रहे हैं, तो वही चीज हमने यहाँ कोड में लिखा है। ठीक है, तो इससे मेरा फर्स्ट हाफ तो मिल गया। सेकंड हाफ में क्या करेंगे, सेकंड हाफ के लिए हम रिवर्स वाले पे ट्रैवर्स करेंगे। सॉरी, यहाँ आई नहीं होगा, इसको हम गलती कर दिए हैं, यहाँ स्ट्रिंग है ना तो ऑटो लिख देते हैं, वो अपने आप जज कर लेगा। ठीक है, हाँ, तो अब रिवर्स वाले पे चलेंगे। रिवर्स पे चलेंगे तो क्या होगा, इसके आगे हमें 1 रखना है और जो ये स्ट्रिंग है वो तो रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रेस को, क्योंकि यही जो है पर्टिकुलर आंसर स्टोर करके रखा हुआ। ठीक है, तो ये मिल गया। अब देखो ये लूप लगाने से क्या हुआ कि जब हम आई इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे, आई इक्वल टू 3 के मतलब एन इक्वल टू 3 के लिए अगर हमको ग्रे कोड जनरेट करना है तो एन इक्वल टू 1 के लिए तो ये अवेलेबल है। अब एन इक्वल टू 1 का यूज करके हम एन इक्वल टू 2 का लगाएंगे तो आई इक्वल टू 2 के लिए वो वैल्यू आ जाएगा। फिर जब एन 3 होगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब ये कोड बार बार रिपीटेडली जो है कॉल होते रहेगा और मेरा फाइनल आंसर किस में रहेगा, इस वाले आंसर वेक्टर में रहेगा। तो अब इस आंसर को प्रिंट कर देंगे हम। अब एक बार हम इसे रन करके चेक करते हैं। उम्मीद है पास हो जाना चाहिए, कहीं कुछ तो होगा भी, तो कुछ कंपाइलेशन एरर में भी। अच्छा, ये हमने यहाँ पे इंडेल लगाना है। हम्म, ठीक है, तो फिर यहाँ इस इंडेल का जरूरत है नहीं। हाँ ठीक है, ये गिवन टेस्ट केस पास कर गया, तो अब एक बार इसे सबमिट कर लेते हैं। तो ये हमने सबमिट किया है। ठीक है, तो सारा का सारा टेस्ट केस जो है पास कर गया है। ठीक है, तो अब लास्ट चीज जो बचता है हमारा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो आओ इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम चेक करो। ठीक है, आई इक्वल टू 2 के लिए कितना बार जो है मेरा लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू 2 के लिए टोटल मेरा लूप कितना बार एग्जीक्यूट होगा,
तो जितना आई इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू अवेलेबल है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आओ यहाँ वन नोट पे हम समझते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से। कोड तुम्हें पता ही है जो हमने किया है। तो देखो, अगर n इक्वल टू 2 के लिए अगर हम चेक करें, तो n इक्वल टू 2 के लिए कितना बार वो वाला लूप मेरा एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो जितना n इक्वल टू 1 वाले में आंसर वेक्टर में वैल्यू था जो कि 0 और 1 था, ठीक है, इतना बार तो एग्जीक्यूट हुआ ही, प्लस साथ ही साथ इसका रिवर्स करके भी एक बार एग्जीक्यूट हुआ था। समझ रहे हो? तो मतलब टोटल n इक्वल टू 2 के लिए मेरा कितना बार लूप चला है, 4 बार। ठीक है, तो 2 टू द पावर 2। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये दोनों वैल्यू ही ना जनरेट हो रहा था, तो मेरा टोटल इतना टाइम जो है लूप चला, 2 टू द पावर 2 टाइम्स। अब n इक्वल टू 3 के लिए तुम चेक करोगे तो 8 वैल्यू जनरेट होगा, तो 2 टू द पावर 3 टाइम्स चलेगा। उसी तरह यहाँ पर देखो n इक्वल टू 1 के लिए कितना चला होगा, n इक्वल टू 1 के लिए 2 टू द पावर 1 टाइम्स चला होगा। और n इक्वल टू 2 के लिए 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, अप टू सो ऑन करते हुए अगर n जनरल किसी n के लिए चेक करें तो 2 टू द पावर n तक चला होगा। ठीक है, बीच में एक सेकंड, बस खाली हमें चेक करना है कि लूप हमारा कितना बार एग्जीक्यूट हुआ है, उसी से तो हम निकालेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना। ठीक है, तो देखो यहाँ हमें पता चल गया n इक्वल टू 1 के लिए 2 बार जो है हमने लूप लगाया था। ठीक है, n इक्वल टू 2 के लिए हमें 4 बार एग्जीक्यूट करना पड़ा था टोटल लूप को। ठीक है, फिर n इक्वल टू 3 के लिए 8 बार, अप टू सो ऑन करते हुए किसी जनरल n के लिए 2 टू द पावर n बार। तो इसका समेसन निकाल लो, ये जीपी बन रहा है। तो जीपी बन रहा है, तो जीपी का समेसन क्या होता है, a इंटू आर का पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन। ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 2, और आर क्या है, कॉमन रेशियो क्या है इसका, कॉमन रेशियो 2 टू द पावर 2 को डिवाइड कर दो 2 टू द पावर 1 से, तो कितना निकल जाएगा 2, और पावर n माइनस वन बाई कॉमन रेशियो 2 था तो 2 माइनस वन, यानी कि 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस वन। तो ओवरऑल कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, 2 टू द पावर n। तो आई होप कि तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम चेक कर सकते हो। इनिशियली हमारे वेक्टर में जो हमने वेक्टर स्ट्रिंग आंसर बनाया था उसमें कितना वैल्यू अवेलेबल था, 2। फिर जब n इक्वल टू 1 के लिए 2 वैल्यू अवेलेबल था, जब n इक्वल टू 2 हुआ तो 2 टू द पावर 2 वैल्यू अवेलेबल हो गया ना। फिर n इक्वल टू 3 के लिए 2 टू द पावर 3, अप टू सो ऑन करते हुए n इक्वल टू n के लिए 2 टू द पावर n, इतना जो है मेरा स्पेस लिया वो। ठीक है, अब ये अगेन सेम वही वाला इक्वेशन बना हुआ है, एक्सप्रेशन है जो मैंने ऊपर अभी सॉल्व किया। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी 2 टू द पावर n। ठीक है, और हमारा कंस्टेंट में n का वैल्यू 1 से लेकर 16 तक था। ठीक है, तो 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 16, तो ये आराम से जो है पास कर जाएगा क्योंकि n बहुत छोटा है, 16 ही है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा लॉजिक कोड, पूरा एक्सप्लेनेशन। तो अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक करो यार। सो थैंक यू गाइस।